एग्जाम सर पे हैं और इंग्लिश के चैप्टर्स लर्न करने हैं। सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि चैप्टर्स की हमें हिंदी तो पता होती है, लेकिन जब बारी उनके क्वेश्चंस के आंसर करने की आती है तो वो आंसर हमसे नहीं होते, क्योंकि ना हमें कोई कीवर्ड याद होता, ना कोई समरी, ना कोई लॉन्ग आंसर, और एक ही चैप्टर को करने में घंटों लग जाते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम्हारे लिए एक ऐसी ट्रिक लेके जिससे तुम्हारा घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और तुम्हें ये चैप्टर्स ना बहुत आसान लगने लगेंगे। तो दोस्तों बिना देरी शुरू करते हैं, लेकिन मुझसे वादा तो कर दो कि तुम मेरे बताए जो फुट स्टेप्स है उन्हें फॉलो करोगे। तो कमेंट में सब लोग एक साथ लिख दो आई प्रॉमिस, और मैं चला तुम्हारी इंग्लिश आसान बनाने। दोस्तों जो स्टेप्स अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो मेरा जो सालों का पढ़ने का और इंग्लिश पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो पूरा निचोड़ मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। सबसे पहला, डोंट रीड फ्रॉम बुक। स्टेप नंबर 1 याद रखो, कभी भी ना किताब से, जैसे तुम्हारी किताब है, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी बुक है, चैप्टर उठाया और पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ गए, ये कभी मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारा समय ज्यादा लगेगा और आउटपुट कम निकलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं पूरे चैप्टर को पढ़ो, पूरी बुक को पढ़ो। भाई कुछ नहीं होने वाला, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। एक स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, वो कभी भी किताब से नहीं पढ़ेगा, रादर तुम्हें क्या करना है भाई, नंबर कहां से मिलेंगे, जब क्वेश्चन के आंसर करोगे, राइट। क्वेश्चन के आंसर कभी भी हमें डायरेक्ट डिट्टो जो लाइन बाय लाइन जो बुक में लिखा होता है वो नहीं लिखना होता है। ये तो तुम समझते हो ना, किसने क्या डायलॉग बोला था, पूरा डायलॉग हम वहां नहीं लिखते। तो ये काम बिल्कुल मत करना। और अगर मैं 12th क्लास की बात करूं, चलो 10th के तो चैप्टर फिर भी ना कंपेरेटिवली थोड़े छोटे हैं, 12th क्लास के तो चैप्टर भी इतने बड़े बड़े, कितना पढ़ लोगे, टाइम है नहीं, ठीक है। तो कभी ये गलती तो करना मत। फिर पढ़ोगे कहां से, जो मैं तुम्हें लॉन्ग आंसर लिखवाता हूं, या फिर तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे ट्यूशन में, जहां से भी तुमने वो चैप्टर पढ़ा है, बहुत इजीली तुम्हारे पास वो नोट्स होते, नहीं होते तुम्हारा भाई तुम्हें दे देगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से पीडीएफ उठा लेना। तो वो लॉन्ग आंसर या फिर जो चैप्टर की समरी है ना, समरी वो पढ़नी है तुम्हें। पहले तो क्लियर हो गया कि क्या पढ़ना है, अब उसे पढ़ना कैसे वो भी सुनो। अभी तक कोई टाइम वेस्ट कराया मैंने तुम्हारा? नहीं। स्टेप नंबर 1 में तो कुछ भी नहीं था, सीधी सी बात थी कि भाई किताब से ना पढ़ के लॉन्ग आंसर या सिर्फ समरी को पढ़ना है, जो कि टीचर ने तुम्हारे लिखवा रखी है या मैंने तुम्हें लिखवाई हुई है। अब उसको भी पढ़ने का तरीका है, उसको भी पढ़ने का क्या तरीका है, ये जो तुम्हारी समरी है ना, ये जो तुम्हारी समरी है, इसको शुरू से ही समझ के मत पढ़ना। तुम्हें करनी है 2 तरह की रीडिंग। पहले करोगे फर्स्ट रीडिंग, जिसमें सिर्फ तुम गो थ्रू करोगे। क्या करोगे? गो थ्रू करना है, ऐसे ऊपर से पढ़ना है, पूरा लॉन्ग आंसर, पूरी समरी को सिर्फ गो थ्रू करना है, मोटा पढ़ना है कि क्या है इसकी कहानी, और समझने की कोशिश करनी है। इतना करना है। इतना कर लिया, बिल्कुल कर लिया, मोटा माटी समझ में आया। हाँ, पहली रीडिंग तुम्हें ऐसी करनी है। फिर करनी है तुम्हें सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या करोगे मेरे दोस्त, सेकंड रीडिंग में क्या करोगे, सेकंड रीडिंग में समझ के थोड़ा डीपली उसको पढ़ने की कोशिश करना कि क्या कैरेक्टर है। हर स्टोरी में कोई ना कोई कैरेक्टर होंगे, 1 2 3 जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, कुछ उनके प्लॉट्स होंगे, यानी उनकी कहानी का कोई रीजन होगा, क्या क्या कैसे हुआ, पूरा ऐसे सिलसिलेवार तरीके से हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेंचो चैप्टर तुम सबने पढ़ा है, लेटर टू गॉड, तो उसमें कैरेक्टर कौन है, लेंचो है, लेंचो के साथ साथ और कौन है, पोस्ट मास्टर है, 2 कैरेक्टर्स हैं, ये तुमने समझ लिया। अब उस स्टोरी में और क्या है कि उसकी जो क्रॉप थी वो स्पॉइल हो जाती है हेल स्टॉर्म से, उसके बाद वो राइट करता है एक लेटर गॉड को, पोस्ट मास्टर को रिसीव होता है, ऐसे करके मोटा तुम्हें समझना है अपनी सेकंड रिवीजन में। समझ लिया? जब तुम सेकंड रीडिंग करोगे, एक बार पहले गो थ्रू करा, दूसरी बार मैं सेकंड रीडिंग करने बैठा, सेकंड रीडिंग मैंने थोड़ा स्लोली करी। कैसे करी? स्लोली। सेकंड रीडिंग हमेशा स्लोली, ज्यादा टाइम मत लगाना, ये नहीं कि 1 घंटा लगाना है, लेकिन थोड़ा रिलेटिवली स्लो, आपको थोड़ा स्लोली पढ़ना है, ठीक है। आराम से समझ के पढ़ने की कोशिश करनी है, 5-7 मिनट से ज्यादा तुम्हें नहीं लगेंगे, ठीक है। इतना कर लिया, 2 रीडिंग अब तुम करके बैठ चुके हो, यहां से असली खेल शुरू होता है। अब तुम्हें क्या करना है? दोस्तों स्टेप नंबर 1 और 2 तो दोनों मैंने एक साथ तुम्हें समझा दिए कि बुक से नहीं पढ़ना है जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक हो, और दूसरा समरी या फिर लॉन्ग आंसर से तुम्हें रीडिंग करनी है। रीडिंग कैसे करनी है वो भी मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया। अब आता है स्टेप नंबर 3, ड्रॉ योर ओन मैप या चार्ट प्लस वर्ड्स या फ्रेजेस। का क्या मतलब है? अब तुम्हें लेनी है अपनी कोई भी रफ कॉपी, और उसके ऊपर जितना भी तुमने अभी चैप्टर पढ़ा है उसको ऐसे करना, जैसे कि मैं करके दिखाता हूं। भाई मैंने लेंचो का चैप्टर जैसे पढ़ा था, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें ऐसे कैरेक्टर बनाऊंगा। ये कौन था, ये कहानी है किसकी, लेंचो की, ये लेंचो था। दूसरा कौन सा था, और कौन था इसके अंदर, ये था इसके अंदर पोस्ट मास्टर। बिल्कुल ऐसे रफली ड्राइंग नहीं बनानी है, सजाना नहीं है। पोस्ट मास्टर था, इसकी क्या थी, इसकी क्रॉप थी
वो स्पॉइल हो गई थी। और फिर क्या हुआ था, इसने एक लेटर लिखा था, किसको, इसको पोस्टमास्टर को लेटर लिखा था, गॉड को लिखा था, जो कि पोस्टमास्टर ने रिसीव किया था। इस तरह से करके फिर पोस्टमास्टर इसको लेटर को उसने रीड किया, पहले वो लाफ किया, उसने हंसा, और उसके बाद ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। और उसने क्या किया, फिर कंट्रीब्यूट किया, और कितने 70 पैसों कंट्रीब्यूट करे थे। ऐसे करके ये जो मैपिंग करनी है ना, ये जो ड्राइंग करनी है, भाई साहब पूरे माइंड में बैठ जाएगा, फिर कभी तुम भूलोगे नहीं। लेकिन ये काम तुम्हें खुद से करना है, ये काम खुद से करना। किसी का बताया हुआ प्रिंटेड, खुद दूसरे का बनाया हुआ मैप या चार्ट तुम्हारे लिए काम नहीं आएगा, तुम्हें खुद बनाना है उस रफ कॉपी में। ऐसे कि जितना मैंने अब तक पढ़ा, जितना भी मैंने 2 रीडिंग करी थी उसमें पढ़ा था, समझा था, तो क्या थी कहानी, तो ऐसे ये ड्राइंग बनानी है मेरे दोस्त। ये जो विजुअलाइजेशन तुम कर रहे हो, जो ड्राइंग तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। ठीक है, इतना करने के बाद, पूरा अपने आप को समझाने के बाद कि ये मैंने किया, ये क्या, इससे तुम्हारे को उसकी पूरी स्टोरी, पूरा कॉन्सेप्ट विद कीवर्ड्स याद हो जाएंगे। क्यों, कैसे, देखो ना जरा, पोस्टमास्टर कैरेक्टर का नाम, लेंचो कैरेक्टर का नाम, ये तो याद हो गए कि कौन थे कैरेक्टर्स। उसके बाद क्या क्या, स्पॉइल, लेटर, हेल स्टॉर्म, ये लाफ, रीड, और उसने कंट्रीब्यूट किया, हेल्प करने का कहा, फर्म बिलीफ, ये जो वर्ड्स हैं, क्या ये भी तुम अपने आप ही याद नहीं कर रहे, कर नहीं रहे? हाँ सर, कर तो रहे हैं। अच्छा, अभी मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि ये जो तुम पूरा चार्ट बना रहे हो उसमें तुम लॉन्ग आंसर की हेल्प नहीं ले सकते। ले सकते हो। अगर तुम्हें कुछ लग रहा हो कि एक आध वर्ड में कहीं भूल रहा हूं, अभी देख लो, बिना देखे जरूर करना, बट अगर लगे कि हाँ थोड़ा बहुत मेरे को एक बार नजर मार सकते हो। अभी मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि तुम्हें सब कुछ याद हो गया है। क्लियर है? कर सकते हो, इतना सब कर सकते हो। अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेप। भाई क्या शानदार स्टेप है, गो टू एनसीईआरटी। अब तुम्हारा काम है उस चैप्टर के एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है विद आंसर्स। जैसे मेरे पास ये किताब रखी हुई है, मेरे पास ये किताब है, तो इसके एनसीईआरटी के जैसे मैंने क्वेश्चन खोले, ये कोई भी चैप्टर खोला तो उसमें एनसीईआरटी के ऐसे ना क्वेश्चन होते हैं और आंसर होते हैं, है ना? हर बुक में ऐसा ही होता है, बिल्कुल होता है। ये रहना क्वेश्चन है और उनके आंसर्स होते हैं, सबके पास ये किताब होती है। ठीक है, अब तुम्हें ना उन आंसर्स और उन क्वेश्चन को पढ़ना है, याद नहीं करना, पढ़ना है, और क्वेश्चन देखना क्या पूछा गया था और आंसर क्या था। और जितने भी क्वेश्चन हो, 4, 5, 7, 10 जो भी क्वेश्चन है, वो तुम्हें सिर्फ पढ़ने, क्या करने, सिर्फ रीड करने, आराम से रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद जब एनसीईआरटी कर लो, फिर जो पीवाईक्यूज पे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, कि पीवाईक्यूज क्या क्या पूछे गए हैं पिछले सालों में, इन चैप्टर्स से क्या क्या सवाल पूछे गए, वो भी तुम्हारे सॉल्व तुम्हारे पास होने चाहिए। ठीक है, सॉल्व मिल जाएंगे, तुम्हें ना मिले मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, यहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, कर लोगे इतना, वो भी तुम्हें उस चैप्टर के कितने पीवाईक्यूज होंगे, 5, 7, 10 बस वही होंगे, और वो सारे सेम होंगे, रिपीट हो रहे होंगे। एनसीईआरटी पीवाईक्यू के मोस्टली क्वेश्चंस तो रिपीट हुए होंगे। अब देख तो रहो तुम, एक मिनट देखो तुम क्या पढ़ रहे हो। मान लो तुम एक चैप्टर को करने में 15-20 मिनट लगा रहे हो, ये सारा काम 15-20 मिनट से ज्यादा करनी, ज्यादा चलो 25 मिनट्स लग रहे हैं तुम्हें, 25 मिनट्स लग रहे हैं मैक्सिमम, इतना ही तो लग रहा है। उसमें तुम क्या कर रहे हो, तुम डायरेक्ट जो अटैक कर रहे हो ना, वो क्वेश्चंस पे कर रहे हो कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। स्टोरी तुम्हें याद है, वो वर्ड्स जो तुमने यहां पढ़े थे और खुद बना के देखे थे, वो सारे उन आंसर्स में रिपीट हो रहे हैं, सारे रिपीट हो रहे हैं। हेल स्टॉर्म हुआ था, ही रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पैसोज, और पोस्टमास्टर कंट्रीब्यूटेड 70 पैसोज, ये सारी चीजें, बंच ऑफ क्रुक्स, क्या ये वर्ड यहां तुमने पढ़े। फिर पीवाईक्यूज जब तुम कर रहे हो तब तुम्हारे आंखों के सामने आए, है ना? तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ रहे हैं? हाँ भाई बैठ रहे हैं, ना चाहते हुए भी वो तुम्हें रट जाएंगे, अपने आप ही रट जाएंगे। इतना करने के बाद जब तुम्हें क्वेश्चंस निपटा लो, लास्ट स्टेप, बिल्कुल लास्ट स्टेप, एकदम लास्ट स्टेप, अब तुम्हें क्या करना है देखना जरा, राइट वेरी शॉर्ट नोट्स इन योर ओन वर्ड्स, अपनी कॉपी के अंदर। जैसे कि मैंने चैप्टर का नाम लिखा अ लेटर टू गॉड, ऐसे। अब तुमने इतना पढ़ लिया है कि तुम्हें याद हो गया कि उसके अंदर क्या क्या था, तो अब तुम्हें क्या, पूरे पूरे सेंटेंस, बड़े बड़े नहीं, बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस में उस चैप्टर के तुम्हें नोट्स लिखने। कैसे लिखने? जैसे लेंचो हार्ड वर्किंग फार्मर इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ऐसे अपनी ही राइटिंग में, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हिज क्रॉप्स गॉट स्पॉइल्ड, ऐसे करके जो भी वहां पे
सिलसिलेवार तरीके से घटनाएं घटी थी, छोटी छोटी लाइंस तुम्हें वहां एक पेज पे लिख डालनी। ऐसी कितनी लाइन, कितनी लाइन भाई, 10 से 12 लाइन, छोटी छोटी 3-3 4-4 वर्ड्स के सेंटेंस होंगे छोटे छोटे से, वो पूरे चैप्टर को डिफाइन करते हुए तुम्हें लिखने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और तुम देखना फिर तुम्हें ये आंसर, ये चैप्टर, इसके कीवर्ड्स याद हो चुके होंगे। ये एक बेसिक तरीका है जिसमें तुम्हारा समय कितना लगा, आओ जरा समय काउंट करते हैं। क्या क्या करना है एक बार रिपीट करना जरा। सबसे पहला काम क्या किया तुमने सबसे पहला काम क्या किया, लॉन्ग आंसर या समरी पढ़ी, उसकी 2 रीडिंग करी, एक ऊपर से और दूसरी थोड़ी आराम से, ठीक है। कितना टाइम लगा लोगे, 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा तो लगेगा। दूसरा काम, तुम उसका क्या बनाओगे, चार्ट या मैप बनाओगे, कितना समय लग जाएगा, 3 मिनट, 3 से 4 मिनट में बना डालोगे क्या क्या था उसके अंदर, ऐसे ऐसे अपने आप को समझाने के लिए। अब तीसरा काम असली तो यही है, बस एनसीईआरटी के या PYQs तुम्हें उसके क्वेश्चन ऊपर से आराम से देख लोगे, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला। कितना लग जाएगा समय, 5 से 7 मिनट लग रहा है, और कितना लग रहा है। उसके बाद लास्ट में तुम्हें खुद के अपने जो भी तुम्हें समझ में आया उस चैप्टर का सोच के लिखने, नोट्स बनाने। टोटल 20-25 मिनट का खेल है और वो चैप्टर तुम्हें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात आती है कि सर एग्जाम में एक अच्छा आंसर कैसे लिखे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन अभी पहले मुझे यह बताओ कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैप्टर अगर तुम्हारे पास है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लग रहा है, क्या ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद वो चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में नहीं आ गया? नहीं आ गया। ये जो तुमने यहां की है ना हरकत, ये जो हरकत की है, इस हरकत ने तुम्हारा पूरा माइंड ना क्लियर कर दिया है, क्योंकि तुमने अपने हाथ से उसके कैरेक्टर्स बनाए, उससे रिलेटेड कहानी को कनेक्ट किया, उन कैरेक्टर्स से आपस में मिलाया कि ये था, मान लो तीसरा भी था कोई ऐसे, फिर क्या क्या हुआ, वो माइंड में वो जो सीरीज वाइज तुमने खुद को समझाया है ना, किसी टीचर के समझाने से, किसी और के समझाने से, किसी किताब में देखने से वो हासिल नहीं हो सकता जो तुमने खुद किया है। याद रखना, एग्जाम हमें खुद देना होता है, आंसर खुद लिखना होता है, याद हमें करना होता है। कोई हमें रटवाने लगे, तू बार बार बोले कि ये रटो, हमसे नहीं रटा जाएगा इतनी जल्दी जितना ये काम तुम्हें हेल्प करेगा। मानते हो? तो इस बात से तो मेरे सब दोस्त एग्री कर रहे हैं, कि सर ये वाला काम करने से एक बेसिक हमें लर्न हो गया है चैप्टर। अब सवाल ये आता है कि हम एक बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन, या जिसे कहते हैं बहुत वैल्यूएबल आंसर हम कैसे लिखें। अब आंसर कैसे लिखना है, एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मुश्किल क्वेश्चंस हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो हमें कैसे करने वो भी मैं बता देता हूं। अब वो सुनो दोस्तों, हाउ टू राइट एन इंप्रेसिव आंसर। भाई एक बढ़िया सा आंसर अब लिखना कैसे, उसके कुछ बेसिक्स समझा दो, वो सुनो। पहली चीज तो तुम्हें याद रखनी है, जैसे मैंने तुम्हें चैप्टर्स को लर्न करना सिखाया ना, वो तुम्हें तरीका भूलना नहीं है, उससे बिल्कुल बढ़िया से फॉलो करना है। इससे क्या होगा, तुम्हें क्या याद रह जाएंगे, कीवर्ड्स तुम्हें याद रह जाएंगे अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल फिक्स्ड बैठ जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लाइंस थी, जो इंपॉर्टेंट समरी थी, वो भी तुम्हें याद होंगी। मैं नहीं कहता कि डिट्टो याद हो जाए, हो सकता है उसके 2-3 वर्ड इधर उधर हुए हुए हों, लेकिन मोटे मोटे तुम्हें चीजें याद होंगी, ठीक है। ये तुम्हें याद हुआ होना चाहिए। उसके बाद मान लो तुमसे क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, भोली चैप्टर का है, जैसे हाउ डज एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन भोलीज लाइफ, कि भोली की लाइफ में एजुकेशन का क्या रोल था। पूरे चैप्टर का जिस्र तो यही है, कोई ये थोड़ी पूछेगा कि बिचांबर के कितने बच्चे थे, इसको बताने का बच्चे का क्या फायदा होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो एजुकेशन के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। और ये जब हम समरी पढ़ रहे होते हैं, हमें सब कुछ पता है कि एजुकेशन की वजह से क्या हुआ था, वो स्कूल गई थी, उसकी टीचर ने उसको कॉन्फिडेंस दिया था, उसके अंदर सेल्फ स्टीम जागी थी, और जिसकी वजह से वो अपने लिए स्टैंड लेने लायक हुई, ये तो हमें पता ही था। और हमें वर्ड भी पता है, सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस, डेयर, करेज, ये सब तो पता ही है ना, ये पता ही है मुझे, सेल्फ इंडिपेंडेंट, ये सारे वर्ड तो पता है, ठीक है, पता है। अब मुझे क्या करना है, पहली चीज जो बेसिक याद रखना है कि जो भी आंसर लिखोगे, आंसर की शुरुआत जैसे क्वेश्चन के लैंग्वेज या टोन होगी, वैसे तुम्हारे आंसर के टोन। यानी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट का है, मैं भी प्रेजेंट टेंस से ही स्टार्ट करूंगा। कैसे, पहले तो सेम इसी चीज को करूंगा मैं कॉपी। एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया, तो ऐसे ही बोलेंगे, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल या एन इंपॉर्टेंट रोल इन भोलीज लाइफ। एक ऐसे करके करूंगा, ऐसे करके, कैसे, इट हेल्प्स हर, भाई सिंपल से सेंटेंस था, उसने हेल्प किया था ना, इट हेल्प्स हर क्या करने के लिए, गेन कॉन्फिडेंस एंड करेज वर्ड यूज कर सकता हूं, बिल्कुल यूज कर सकता हूं, टू स्पीक अगेंस्ट
डोरी, ऐसे करके मैं कहानी क्या मैं अपनी शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। और उसके बाद क्या क्या हुआ था, अब ये मान लो लॉन्ग आंसर में है, तो लॉन्ग आंसर में पूरा बता देंगे कि डोरी मांगी थी विशांबर ने, तो उसने उसके ऊपर ऐसा किया था, शादी को कैंसिल कर दिया था, पोस्टपोन कर दिया था, कैंसिल ही कर दिया था, पोस्टपोन थोड़ी, कैंसिल कर दिया था, और अपने पिता से कहा था कि आई विल टेक केयर ऑफ यू। ये सारी जो कहानी है जो कि मैं लॉन्ग आंसर में याद करके पढ़ के आया हुआ हूं, वो सब मैं यहां लिख दूंगा कि नहीं? लिख दूंगा। हाँ, ईमानदारी से कहूं यार, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, अगर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इंप्रेसिव बनाना है मुझे, तो मुझे सेंटेंस बनाने में जिन चीजों की थोड़ी सी और हेल्प लेनी होगी, वो पता है क्या है? वो क्या है? मुझे थोड़ी सी ग्रामर की नॉलेज और हो ना, अगर ग्रामर और थोड़ी सी मेरी वोकैब अच्छी हो, तो यही आंसर मेरा और भी बेटर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को यहां दिक्कत आई होगी, मैं जानता हूं ना तुम्हें, कि सर ये वाला सेंटेंस कैसे बनाए, इट हेल्प्स हर गेन। ये गेन कैसा है, गेन का मीनिंग क्या था, मतलब क्या आपके दिमाग में नहीं आ पा रहा, मैंने कैसे लिख दिया? हो सकता है तुम्हारे माइंड में आ रहा हो। इसको बनाने का तरीका, ये कॉन्फिडेंस कहां से लाया जाए, ये कॉन्फिडेंस कहां से लाया जाए? ग्रामर और वोकैब, ये पक्की कर लो। तुम्हें सेंटेंस बनाने आने चाहिए और बेटर वे में बनाने आने चाहिए। बेसिक तो तुम्हें पता है, और थोड़े से इंप्रेसिव बनाने के लिए ये दो चीजें तुम्हें करनी पड़ेंगी। अब ये कैसे होगी सर? ला रहा हूं ना मैं तुम लोगों के लिए टॉनिक सीरीज। बताओ कब से शुरू करूं? तुम लोग बता ही नहीं रहो, कह ही नहीं रहे मुझसे कि भाई शुरू कर दो, भाई शुरू कर दो। डेट बताओ, टॉनिक सीरीज कब से लाऊं? दूसरा, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैंने बूस्टर सीरीज शुरू की है, वो देख लेना, बूस्टर, जिसमें तुम्हारे चैप्टर्स मैंने बहुत रैपिड रिवीजन कराई है। उसमें मैंने पढ़ाया नहीं है, पूरे पूरे लॉन्ग आंसर नहीं कराए। उसके लिए तुम हमारी और लाइव सेशंस हैं, वो मैंने वहीं पर आपको प्लेलिस्ट बनवा दी। ये प्लेलिस्ट दिख रही है तुम्हें, इसी प्लेलिस्ट में लॉन्ग आंसर भी है, सब कुछ है। ये एक रैपिड रिवीजन है, बिल्कुल एक रात पहले थोड़ा सा भी देख के माइंड में सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये बूस्टर सीरीज देख लेना। साथ ही एक अपील भी करना चाहता हूं, तुम लोगों को बताना भी चाहता हूं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैं नहीं जानता वो कौन है, वो मेरे नाम से ऐसे करके के काशिफ सर, डियर सर इंग्लिश, ऐसे करके चैनल बना रखे हैं, और वहां चैप्टर्स अपलोड कर देते हैं, मेरे लाइव सेशन को काट के डाल देते हैं। मैं उन्हें किसी को कॉपीराइट नहीं भेजता, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ने पढ़ाने का ही तो काम हो रहा है यार, पढ़ने दो। लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि वो मेरे चैनल्स नहीं होते हैं, वो तो आप लोग खुद ही पढ़ने पढ़ाने के लिए काट पीट के डाल लेते हो। तो मैं भी मना नहीं करता, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि भाई मैं आपको रोकूं, बट प्लीज मेंशन कर दिया करो कि दिस इज, यार जो भी है, कि भाई जो भी तुम उसमें वर्ड यूज करना चाहो, कि भाई दिस इज नॉट द ऑफिशियल चैनल ऑफ डियर सर, ऐसे करके मेंशन कर दो जो भी तुम कहना चाहो अपने हिसाब से। लेकिन ऐसा मत किया करो। उसमें क्या होता है, वॉइस अलग होती है, बच्चे मेरे से कहते हैं सर आपने ना वॉइस खराब थी, उसमें ये प्रॉब्लम थी, और वीडियोस का, जबकि वो मेरा तो चैनल ही नहीं वो वाले। हमारे जो ऑफिशियल चैनल है मेनली जो अभी तक है, एक तो डियर सर चैनल है जिसपे तुम ये वीडियो देख रहे हो, एक द काशिफ सर करके चैनल है जिसपे मैं शॉर्ट्स वगैरह ज्यादातर डाल देता हूँ या किसी और टॉपिक पे बात करता हूँ, वो चैनल हो गया। और एक हमारा डियर सर स्पीकिंग इंग्लिश चैनल है, डियर सर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल है, और एक हमारा अभी एक BTS चैनल आ रहा है। तो मतलब पूरी लिस्ट में तुम्हें बता दूंगा, मेनली ये चैनल्स हैं। पढ़ाई का चैनल डियर सर की, इंग्लिश पढ़ाने का हमने यही चैनल है मेन। तो और जगह पे भी अगर वीडियोस देखो तो समझ जाना वो मेरा नहीं होगा, वो किसी ने ऐसे डाल दिए होंगे। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो डाल देते हैं। सो प्लीज उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है यार, बच्चों को कंफ्यूज मत करा करो, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी, कितना फायदा हुआ, करके दिखाना है मुझे सारे चैप्टर्स को। ये जो 5 स्टेप बताएं, इन 5 स्टेप के हिसाब से पढ़ना शुरू करो, मुझे बताओ अपना फीडबैक, और मुझे बड़ी खुशी होगी जान के, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करना, मैसेज करके बताना कि अब तुम्हें इंग्लिश के चैप्टर्स लर्न करना कैसा लग रहा है, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है कि तुम अब धूम मचाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।